हेलो गाइज, आप सबको को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जी के जी से 20 में स्वागत है। आप सबको को पता है कि बिहार सिविल कोड के लिए वैकेंसी आई है और इसके तहत क्लर्क, रीडर, स्टेनोग्राफर, चपरासी आदि की नियुक्ति की जाएगी। और इसके लिए जो एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस आप लोग को कराने जा रहे हैं और इस सेट में इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आदि का MCQ है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 0.4% बच्चे सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना आपके लिए एक से एक क्वेश्चन लाते हैं, एक से एक चीज़ सोचते रहते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है। तो प्लीज़ हमें गुरु दक्षिणा में बस आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए और आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक होगा। और सेट के पहले पार्ट में हिंदी लैंग्वेज है और इसका पहला क्वेश्चन है तमस के लेखक कौन है। तो तमस के लेखक भीष्म साहनी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे झरोखे, बसंती, भागरेखा, मेरी प्रिय कहानियाँ। ये सारे के सारे भीष्म साहनी द्वारा रचित हैं और इसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, वीडियो पॉज करके इस रचना को आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन देख रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसकी एक रचना है उसने कहा था। इसे भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना उसने कहा था ये है। तो इसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलघर पद में समास है। तो तलघर पद में आपका कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास में क्या होता है ना कि जिस पद का पहला पद विशेषण होता है, तो यहाँ पर तलघर है, तो तलघर में पहला पद तल है और यह एक विशेषण है। तो इस तरह से यह पद तलघर पद यह कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसके अन्य उदाहरण इस तरह से हैं, पीताम्बर, पित है जिसका अंबर, तो पित यहाँ पर विशेषण हो गया, पहला पद विशेषण हो गया। नील कमल, नील है जिसका कमल, नील पहला पद है तो नील विशेषण हो गया। तो इस तरह से ये सारे वर्ड आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये सारे के सारे पद कर्मधारय समास होंगे, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्ट धातु में कौन सा समास है। तो आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए हुए थे कि जिस पद में गिनती हो, संख्या का बोध हो, वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो पहला पद यहाँ पर अष्ट है, तो ये गिनती वाला शब्द है, गिनती वाला पद है, तो ये वाला समास आपका द्विगु समास होगा। तो ये ना यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, द्विगु समास। अष्ट धातु वो आपका द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। तो गगनचुंबी शब्द में आपका तत्पुरुष समास है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद होता है वो गौण होता है और अंतिम पद होता है उत्तर पद, वो आपका महत्वपूर्ण होता है, वो पद आपका प्रधान होता है। तो गगनचुंबी में गगन शब्द गौण है और चुंबी शब्द प्रधान है यहाँ पे, यानी कि गगनचुंबी पद में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा है नाक पर गुस्सा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो नाक पर गुस्सा का मतलब होता है तुरंत क्रोधित हो जाना, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तुरंत क्रोध। नाक से संबंधित बहुत सारे मुहावरे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा और आप लोग इसको जानते भी होंगे, जैसे नाक कट जाना, प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना, नाक काटना, बदनाम कर देना, नाक में दम कर देना, परेशान करना, नाक का पानी आना, असहाय हो जाना, नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत तंग करना। ये नाक से संबंधित मुहावरे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहेंगे। तो जो बहुत गहरा है उसको अगाध बोलेंगे, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अगाध। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री सूरज भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा। तो जो स्त्री सूरज ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा असूर्यम पश्या, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। असूर्यम पश्या जो स्त्री सूरज भी ना देख सके। अजातशत्रु किसे कहते हैं, जिसको कोई शत्रु न हो, अजातशत्रु बोलते हैं। और यहाँ पर डी नंबर में है अंतर्यामी, यानी जो मन की बात जान सके, जो हृदय की बात जान सके, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है। तो यहाँ पर मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यहाँ पर किस प्रकार का कारक है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कारक के साथ चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को
करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। तो यहाँ पर संप्रदान कारक के लिए होगा को या के लिए। तो इस लाइन में देखिए के लिए है, यानी ये इसमें जो है संप्रदान कारक का यूज हुआ है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से था। तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध जो है द्विवेदी युग से था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग से संबंधित बहुत सारे ऐसे कवि हैं, साहित्यकार हैं, उसको इस प्रकार है, जैसे ध्यान में रखिएगा इन सारे नाम का। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, पद्यम सिंह शर्मा, ये सारे के सारे द्विवेदी युग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त भी जो है ये भी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में कौन सा जो है अलंकार है। तो इसमें अनियोक्ति अलंकार है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा अनियोक्ति अलंकार। और अनियोक्ति अलंकार उसको कहते हैं कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरों के लिए कही जाती है, वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार है। जैसे मान लीजिए कोई गलत व्यक्ति है और किसी बढ़िया आदमी के साथ रहता है, फिर भी वो गलत ही रहता है, तो उसके लिए ये वाला जो है लाइन यूज किया गया है। फूलों के आसपास रहते हैं, कांटा जो है फूल के आसपास रहता है, फिर भी कांटा का जो है व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, उसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो किसी व्यक्ति को टारगेट करके इस लाइन को कहा गया है, व्यक्ति कोई और है और यहाँ पर वस्तु कोई और है, ठीक है। तो ये अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो सूचना शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है, इसका सही आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा सूचना। मित्र, उपहार, अध्याय, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो वायु का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे हवा, पवन, समीर, वात, मारुत, प्रवात, पवमान, प्रभंजन, बयार, समीरन, स्पर्शन, अनिल, ये सारे के सारे वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें से ऑप्शन में अनिल है, तो अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर सारे विकल्प को हम पढ़ते हैं। तो सकर्मक, पहले ये जानिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों अवस्थित रहता है, कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। यहाँ पर देखिए राहुल कर्ता है, खाया कर्म है, केला जो है ये क्रिया है। तो इस वाक्य में जो है कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो ये वाला वाक्य जो है आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा सकर्मक, राहुल ने केला खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद हिमजोर आलय होगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा हिमजोर आलय। और हिमालय एक दीर्घ स्वर संधि है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। तो यहाँ पर जो अघोष वर्ण है च जो है यहाँ पे अघोष वर्ण हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा च। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद जो है शुभ जोर इच्छा होगा, तो यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा शुभ जोर इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। तो नीति निपुण शब्द में जो है आपका तत्पुरुष समास है, तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान के 8वीं सूची में जो है 22 भाषा का उल्लेख है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 22। उस 22 भाषा का नाम एकदम से याद रखिएगा, ये हिंदी के लिए भी सही होगा और जीके जीएस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा जो है भाषा जो है ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है या फिर शामिल नहीं है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे नाम आपको बता देते हैं या फिर नाम आप कहीं से निकाल के याद कर लीजिएगा, जैसे असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ये सारे के सारे जो है और सारे भाषा है, ये सारे के सारे संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द बोलते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा यौगिक। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए राजपुत्र है, तो यहाँ पर राज ये भी जो है एक सार्थक शब्द है, पुत्र यहाँ पर पुत्र भी सार्थक शब्द है, दोनों को मिला दीजिए तो राजपुत्र हो जाएगा। पाठशाला, पाठ भी यहाँ पर जो है
सार्थक शब्द है और शाला भी जो है यहाँ पर सार्थक शब्द है, तो दोनों को मिक्स कर दीजिए तो पाठशाला हो जाएगा। स्वामी भक्त, स्वामी भी यहाँ पे सार्थक शब्द है, भक्त भी यहाँ पर सार्थक है, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो स्वामी भक्त हो जाएगा। इस तरह से ये सारे के शब्द जो है यौगिक शब्द हैं, यानी कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बने वाले शब्द को जो है कोई यहाँ पर तो सार्थक शब्द इसको लगा देंगे, लेकिन सार्थक शब्द नहीं होगा, यहाँ पर यौगिक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा होगा? तो अंगारों पर लौटना यानी ईर्ष्या जलन से जो है व्यथित हो जाना, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ईर्ष्या में व्यथित हो जाना। यहाँ से इंग्लिश वाला पार्ट शुरू हो जाता है और यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है 21 से लेकर 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। 21, 22 और 23 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ये तीनों का तीनों सब्स्टिट्यूशन है और इसको पढ़ के जो है अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा उसको हम खोजते हैं। पहला यहाँ पर है हैविंग और शोइंग नो इमोशन, मतलब किसी भी तरह का जो है इमोशन नहीं दिखाना। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट कौन होगा, तो हम सारे विकल्प पर विचार करते हैं। यहाँ पर पहला विकल्प है इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति रखने वाला, यानी ये जो है इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिशील, तो ये भी इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। कंपेशनेट, इसका मतलब होता है करुणामय, ये भी नहीं होगा। बी नंबर में एपैथेटिक है, इसका मतलब होता है उदासीन निरुत्साह, यानी कि हैविंग और शोइंग नो इमोशन, इसका सब्स्टिट्यूट एपैथेटिक हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा एपैथेटिक। नेक्स्ट लाइन है एन एनिमल दैट कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। कहता है कि एक जानवर जो कि धरती पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, जैसे मेढक, मेढक धरती पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, इसको बोलेंगे एम्फीबियन, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा एम्फीबियन। एन एनिमल दैट कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, इसके लिए जो है सब्स्टिट्यूट एम्फीबियन होगा। अब यहाँ पर देखिए कार्निवोर, कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी, हार्बिवोर का मतलब होता है शाकाहारी, मैमल का मतलब होता है स्तनधारी, तो ये सारे के सारे इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, लेकिन एम्फीबियन जो है इसका सब्स्टिट्यूट होगा। नेक्स्ट लाइन है एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। देखिए लेटर का 8 पार्ट होता है और 8 पार्ट का जो है अंतिम पार्ट जो होता है, जो जिसे एडिशनल रिमार्क बोलते हैं, उसको पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन है 24 नंबर से लेकर 26 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। कहता है कि ये जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया गया है इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, यानी कि इन सारे वर्ड का एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो इसका वर्ड को देखते हैं, फिर इसका एंटोनिम्स खोजते हैं। यहाँ पे है पहला वर्ड गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है वीर, और वीर का जस्ट उल्टा होता है कायर, और इंग्लिश में कायर को क्वार्डली बोलते हैं। तो स्पष्ट है कि इसका सही आंसर क्वार्डली हो जाएगा। गैलेंट का जस्ट उल्टा जो है क्वार्डली होगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा क्वार्डली। नेक्स्ट वर्ड है हर्टी। हर्टी का मतलब होता है दिलदार, दिल को मिलाने वाला, दिल से दिल को मिलाने वाला। और एलूफ का मतलब होता है जस्ट उल्टा, अलग करना, यानी कि हर्टी का उल्टा जो है एंटीनिम्स एलूफ हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा एलूफ। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है रेन। रेन का मतलब होता है शासन करना, और इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा दासता या गुलामी स्वीकार करना। तो इल्ड का मतलब होता है दासता या गुलामी स्वीकार करना, इसका रेन का जस्ट उल्टा जो है इल्ड हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा इल्ड। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्शन है 27 से लेके 29 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द जिसे बोलते हैं, यानी चौक का समानार्थी शब्द क्या होगा, मार्वेलस का समानार्थी शब्द क्या होगा, डिस्टर्ब का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो चौक का मतलब होता है गला घोटना, और ब्लॉक का मतलब ही होता है गला घोटना, यानी कि चौक का समानार्थी शब्द यहाँ पे जो है आपका सिनोनिम्स ब्लॉक हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा ब्लॉक। नेक्स्ट वर्ड है मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है शानदार, आश्चर्यचकित कर देने वाला। तो इसके लिए समानार्थी शब्द जो है आपका वंडरफुल हो जाएगा, यानी डी नंबर वंडरफुल। इसका मार्वेलस का जस्ट सिनोनिम्स जो है वंडरफुल होगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा वंडरफुल। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है तितर बितर कर देना, एक तरह से जो है परेशान कर देना, डिस्टर्ब कर देना। तो इसका सिनोनिम्स जो है
डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डिस्टर्ब। डिसरप्ट का जो है सिनोनिम्स डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्शन दिया है 30 नंबर से लेकर 32 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इसको डायरेक्शन को पहले पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेजेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेट व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। कहता है यहाँ पर जो है बोल्ड लेटर यानी कि रेड लेटर में जो है आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सारे के सारे इडियम या फ्रेज हैं, इसके लिए अप्रोप्रिएट इसका जो है मीनिंग क्या हो सकता है। तो यहाँ पर है पेइंग थ्रू द नोज, इसका मतलब होता है कि अधिक दाम दे देना, ठीक है। तो इसके लिए जो है अप्रोप्रिएट सेंटेंस आ जाएगा पेइंग टू मैच, ठीक है। तो पेइंग थ्रू द नोज इस इडियम का जो है, इस फ्रेज का जो है मीनिंग होगा पेइंग टू मच, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पेइंग टू मच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ही इज द पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग ए हॉर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ना, ये पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स इसका मतलब होता है उल्टा पुल्टा काम करना, ठीक है, कर्म को उल्टा पुल्टा कर देना। तो इसके लिए सही आंसर आपका जो है ए नंबर हो जाएगा, डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से किसी काम को करना, उल्टा पुल्टा काम करना जो है, ये जो पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स ये फ्रेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एज्ड यू ऑन, एज्ड यू ऑन इसका अर्थ होता है प्रेरित करना, एग ऑन का मतलब ही प्रेरित करना होता है। तो इसके लिए जो सही जो है आपका मीनिंग होगा ए नंबर अर्ज्ड, इसका सही आंसर ए हो जाएगा अर्ज्ड। नेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर 33 नंबर से 37 नंबर के लिए है, तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्शन पढ़ते हैं। इसमें डायरेक्शन कर रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द विथ इन अप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड्स फॉर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर द ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। कहता है ये जो ब्लैंक है इसको भरने के लिए बोलता है, कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर एक एक करके सेंटेंस को पढ़ते हैं। कहता है दोज हु डैश 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 ऑफ देयर रिचेज आर नॉट ट्रूली रिच, इसका सही आंसर आपका यहाँ पर जो है यहाँ पे बोस्ट हो जाएगा, दोज हु बोस्ट ऑफ देयर रिचेज आर नॉट ट्रूली रिच, ये यहाँ पे सही वर्ड होगा। यहाँ पर होता है बोस्ट का मतलब डिंग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डैश 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 ए सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे देखिए यहाँ कह रहा है दे डैश 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 ए सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग केबिन या रूम। तो यहाँ पर इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड होगा एलोटेड, दे एलोटेड ए सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉय, यानी कि ये वाला जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये वर्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर लाइन है आई डोंट हैव एनफ मनी टू डैश 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 फोटोग्राफी एज ए सीरियस हॉबी, ये कह रहा है कि फोटोग्राफी सीखने के लिए जो है हम उतना मनी पे नहीं कर सकते हैं, मेरे पास उतना मनी नहीं है फोटोग्राफी। अगर कोई कोर्स आप कर रहे होते हैं किसी उच्च शिक्षण संस्थान में, अगर कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसके लिए वर्ड आता है परस्यू, यानी कि इस ब्लैंक स्थान पर परस्यू वर्ड अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट लाइन है आई फेल्ट हंग्री अराउंड द मिडनाइट बट देयर वाज एनीथिंग इन द फ्रिज। अब देखिए एनीथिंग जहाँ पे आता है इसका मतलब वहाँ पे जो है नकारात्मक वर्ड आएगा, तो नकारात्मक वर्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा हार्डली, तो यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट वर्ड जो है फिल इन द ब्लैंक्स में हार्डली आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूटन डिस्कवर्ड द डैश ऑफ ग्रेविटी व्हाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम ट्री, यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ व्हिच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड द आंसर। यहाँ पर कहता है स्पेलिंग कौन सा गलत स्पेलिंग है, तो गलत स्पेलिंग वाले को हमको देखना है। थर्मोमीटर ये सही है, थ्रू आउट ये भी स्पेलिंग सही है, थैंक्स गिविंग ये भी सही है, थ्रेटेंड ये सही स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पर जो ई है ई के बाद ए आएगा तब जाके ये स्पेलिंग सही होगा, और थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकाना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बाइंग ये भी सही स्पेलिंग है, बॉक्सिंग का भी सही स्पेलिंग है, बाउंसिंग का भी सही स्पेलिंग है। बेगनिंग का सही स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पर डबल एन होगा, जैसे BEGIN है लेकिन यहाँ पे डबल एन होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है मिसस्पेल्ड है, यानी कि इसका स्पेलिंग सही नहीं है। इसके बाद जो है कैपिलरी इसका स्पेलिंग सही है, कोरोलरी इसका भी स्पेलिंग सही है, एक्सलरी इसका स्पेलिंग सही नहीं है, यहाँ पे डबल एल है लेकिन एक एल होगा केवल, और एंसिलरी ये भी सही है, यानी कि बी वाला इसका सही आंसर होगा।
यहाँ से जीके शुरू हो गया है, तो चलिए देखते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर का क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में पेश किया गया था। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 2003। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है प्रभावी हुआ था 2004 ईस्वी में। पेश किया गया था 2003 में, लेकिन प्रभावी हुआ था 2004 में। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर सारे का इसका पूर्ण रूप देखते हैं। S जो है इंडिकेट करता है स्टैट्यूटरी को, L इंडिकेट करता है लिक्विडिटी को, और R रेशियो को इंडिकेट करता है। यानी कि SLR का पूर्ण नाम हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी सही आंसर डी हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो संदू राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा संदू राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और बापक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है मेघालय में अवस्थित है। तो यानी इसका सही आंसर बी संदू राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ना कि भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित किस स्थान में है? तो ये हरिपुरा जगह जो है गुजरात में पड़ता है। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा गुजरात। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक तो 1938 में जो कि हरिपुरा में बने थे, एक बने थे 1939 में। त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकारिणी के विरोध के कारण से इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो सर थॉमस मुनरो जो है रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा रैयतवारी बंदोबस्त। और यहाँ पर एक ही ध्यान में रखना है, सर थॉमस मुनरो जो है सबसे पहले 1792 ईस्वी में जो है मद्रास के 12 महल, ध्यान में रखना है, सबसे पहले मद्रास का एक जिला था 12 महल, वहाँ पर जो है रैयतवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। जब 12 महल में जो है रैयतवारी बंदोबस्त सक्सेस हो गया, इसके बाद जाके मद्रास, बम्बई और असम में जो है रैयतवारी बंदोबस्त को लागू किया था सर थॉमस मुनरो। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्षता कौन किया था? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध समिति 483 ईस्वी में जो है राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इसमें से किसे दिया जाता है? तो भारतीय ध्वज का जो है डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा पिंगली वेंकैया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि झंडा समिति का जो अध्यक्ष वो जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, लेकिन अगर ये कहा जाए झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर 2 चीज़ है, लड़के यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। अगर झंडा समिति की बात आएगी तो जेबी कृपलानी होगा, और झंडा समिति पर तदर्थ समिति की बात आएगी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये डेट को ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो भारतीय झंडा तिरंगा है उसे किस डेट को अपनाया गया था। तो भारतीय झंडा तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में जो है मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन 1949 ईस्वी में किया गया था, यानी इसका सही आंसर ये होगा 1949। और यहाँ पर एक ही ध्यान में रखना है कि भारत में अवमूल्यन मुद्रा का 3 बार हुआ था। एक बार तो 1949 में हुआ था, ये तो पता ही है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था। एक पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार 1991 में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ था? तो भारत में अवमूल्यन जो है मुद्रा का 3 बार हुआ था, 1949, 1966 और 1991 में। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है मुद्राओं की तुलना में मूल्य की गिरावट कर लेना जो है मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है?
तो भी आकार की घाटी का निर्माण जो है युवा नदी के कारण होता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा युवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायतों के निर्वाचन के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 21 वर्ष। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो है वो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए इसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इस चारों को याद में रखिएगा। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा में जो है चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष, राष्ट्रपति में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति और महाभियोग क्या है? तो संसद में जो है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की? तो उदार शक्ति जो है ये आपका मलेशिया जो है हवाई अभ्यास का जो है मेजबानी किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सुररायपट्टू को जो है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा सुररायपट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने के लिए अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? अगर निजी संपत्ति को जो है सार्वजनिक रूप में प्रयोग करने के लिए जो है कब्जे में अगर सरकार लेती है तो उसके लिए जो है उस शब्द का प्रयोग जो होता है कन्फिस्केट कहा जाता है। इसको कन्फिस्केट कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। कन्फिस्केट जो होता है निजी संपत्ति के सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेना कहलाता है। और यहाँ पर दूसरा शब्द है कंसेंट। इसको भी ध्यान में रखिएगा। कंसेंट होता है किसी निर्णय अथवा समझौते के पालन के लिए दी गई लिखित सहमति। अगर लिखित रूप से किसी चीज़ की आप सहमति देते हैं वो कंसेंट कहलाता है। कंसिडरेशन होता है कि किसी कारण या किसी कीमत या प्रेरित करने वाली नैतिक शक्ति जो किसी व्यक्ति को समझौता के लिए मजबूर करती है। कंसिडरेशन का मतलब ये हो गया कि वह कारण जिसके कारण से जो है व्यक्ति समझौता करने के लिए मजबूर हो जाता है। और इसके बाद डी नंबर का कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है किसी दूसरे के समान अपनी निजी संपत्ति पर गलत ढंग से स्वामित्व प्राप्त करना, रंगदारी करना, भूमाफिया जैसे एक कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है तो उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा कंप्लेनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र CaOCl2। इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मुख्यतः कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का एक दोलन को पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अगर कोई दोलन जो है अगर कोई वस्तु दोलन कर रहा है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। इसका सही आंसर भी हो जाएगा आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुष में गुणसूत्र X और Y दोनों पाया जाता है, ठीक है, और X केवल स्त्री में पाया जाता है। तो यहाँ पर 2X है यानी कि XX, तो ये स्त्री में पाया जाता है। X वाला स्त्री यह पाया जाता है। X गुणसूत्र भी केवल स्त्री में पाया जाता है, लेकिन Y गुणसूत्र जो है ये पुरुष में पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा Y गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र जो है C2H5OH होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा C2H5OH। इथेनॉल एक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होता है जिसे लोग पीने में यूज़ करता है, ठीक है, यह एक नशा कारक है, यानी कि इथेनॉल का सूत्र C2H5OH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अगर प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की गति के परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे अपवर्तक सूचकांक बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा अपवर्तक सूचकांक। यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पे है, एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है।
15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो इसके लिए एक सूत्र है कि विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बाई 100 प्लस हानि। ठीक है, जब यहाँ पर हम 2340 पुट करेंगे विक्रय मूल्य, यहाँ से मैथ वाला पार्ट शुरू हो जाता है। और पहला क्वेश्चन यानी 61 नंबर का क्वेश्चन जो है मैथ का है कि एक वस्तु को 2340 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 10% का हानि होता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला आता है विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाई 100 प्लस 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ पर विक्रय मूल्य का हम वैल्यू पुट करेंगे 2340 इंटू 100 प्लस लाभ जो है 15 है तो यहाँ पर 15 रखेंगे बाय 100 माइनस हानि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 रखेंगे। जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2990 रुपया। तो इसका सही आंसर बी नंबर 2990 होगा। इसको आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एक तैराक जिसकी अस्थिर जल में चाल जो है 9 किलोमीटर पर आवर है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धारा की चाल ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम मान लेते हैं कि धारा की चाल x है। तो तैराक का जो है रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष गति जो है वो 9 प्लस x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर हो जाएगा सापेक्ष गति इंटू टाइम का हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी क्या है 9 किलोमीटर दिया हुआ है तो 9 किलोमीटर रख देंगे बराबर सापेक्ष जो गति हो जाएगा, सापेक्ष गति यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस x का। ठीक है, इंटू यहाँ पर टाइम 45 मिनट दिया हुआ है तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 45/60 हो जाएगा। एक समीकरण डेवलप हो जाएगा। जब उसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर जो है 3 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका भी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पर 9 है तो ये √9 है तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ √16 है तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 42 है तो इन सारे जब इन सारे को ऐड करेंगे तो फिर 49 हो जाएगा। इसका फिर 49 का रूट जो है आपका 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 134 प्लस 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ये वाला सिंप्लीफिकेशन है तो बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिवीजन का जो ऑपरेशन करेंगे, इसका फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का। तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा 216। तो इसका सही आंसर यहाँ पे 216 हो जाएगा। आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है 1920 और 16 है क्रमशः। यदि एक संख्या जो है 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन, इसको 1920 इंटू 16 बाई 240 कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या जो है 128 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर 128 होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी और सी का औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद जो है ए की आयु कितनी हो जाएगी। अब देखिए ए बी सी का जो है तीनों का आयु जो है ए बी सी का औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, अगर तीनों को आयु को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 66 वर्ष हो जाएगा। बी और सी का जो औसत आयु 25 वर्ष है, दोनों का आयु को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 50 वर्ष होगा। अब ए की आयु निकलना है, ए की आयु जो है 66 माइनस 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। और कहता है कि 9 वर्ष के बाद कितना होगा आयु इसकी, तो 16 प्लस 9 कर देंगे तो 25 वर्ष होगा। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू उस वृत्त का एक व्यास है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, उसका केंद्र ओ है, पी क्यू उसका जो है व्यास है, तो पी क्यू हम ये वाला व्यास कंसिडर करते हैं। अब कहता है यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे आर है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम मिला देते हैं। अब ये कह रहा है कि कोण आर पी ओ, यानी कि आर पी ओ ये वाला कोण जो है आर पी ओ यहाँ पर ओ है, उसका वैल्यू 39 डिग्री है। तो अब कह रहा है आर क्यू पी का वैल्यू क्या होगा।
तो ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये 39 डिग्री है और यहाँ पर जो है एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो 90 प्लस 39 कर देंगे और 180 में से जो है 90 प्लस 39 कर देंगे तो 180 में माइनस 129 हो जाएगा, यानी RQP का वैल्यू 51 डिग्री आ जाएगा। यानी इसका सही आंसर जो है यहाँ पे 51 डिग्री हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 149 हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि रीता की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक हो तो मीना की आय की रीता की आय की कितना कम होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे कि 9.1/11 बाई 100 प्लस 9.1/11 करके इंटू 100 कर देंगे और इसका जब सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 8.4/12, यानी कि ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है तो ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, P इंटू 100 प्लस R बटे 100 पावर T माइनस 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 820, यानी इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर 820 हो जाएगा। ये वर्क एंड टाइम है, तो आप अगर वीडियो पॉज करके इसका आप सॉल्यूशन करिएगा और सॉल्यूशन करके आप इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, x बराबर a sin थीटा और y बराबर b tan थीटा। तो a स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, तो इसका क्या वैल्यू होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि a स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर a sin थीटा है तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर y बराबर b tan थीटा है तो यहाँ पर b tan थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों की पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात करिए। तो इसको सीधी सी बात है, इसको करेंगे √3 करके 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 4 5 करेंगे। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक ही देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बराबर 2x है, तो इसको x से जो है दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो बाय एक्स बराबर बाय एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये आपका x प्लस 1 बटा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 1 का वैल्यू पुट करने पर जो है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी ये वाला सही होगा। निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे है x अनुपात y बराबर 2:3, तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करिए। अब देखिए x बटे y बराबर जो है 2/3 का होगा। यहाँ से जो है y यहाँ पर जो है y से हम सब जगह डिवीज़न कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बटे y बटे y बराबर 2/y बटे 3/y, और यहाँ से जो है वैल्यू पुट करके अपना निकाल लेंगे। यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू होता है, तो खुद से इसका आप सॉल्यूशन करिएगा और कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, ये भी जो है इसको आप खुद से सॉल्यूशन करिएगा तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ये वाला आ जाएगा, C नंबर आ जाएगा। इसके बाद जो है रिलेशन है, इस रिलेशन में जो है इसका सही आंसर आपका दादा, इसका रिलेशन में दादा निकल जाएगा, ये वाला आप खुद निकाल के देखिएगा। इसके बाद पासा का है 79 का जो है इसका आंसर 4 हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद है रिकवर्ड शब्द के वर्णों में कितने जोड़े हैं, तो आप वीडियो पॉज करके जो है इसका भी आप वैल्यू निकालिएगा तो इसका सही आंसर जो है आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला है, तो आप कथन से अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। आप कथन को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये वाला, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा, तो सब सॉल्व करिएगा तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दाईं से तीसरा। 83 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे है आपका,
इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसको भी आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। इसका आंसर सही जो है आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मित्र कैरम खेलते हैं, 85 नंबर, तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर ए हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ से कंप्यूटर का पार्ट शुरू हो गया है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स बाबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो है एनालिटिक इंजन के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज ने जिस कंप्यूटर को डिजाइन किया था उसका नाम जो है एनालिटिकल इंजन है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, एनालिटिक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण नाम क्या है? तो आईडीएन का पूर्ण नाम जो है आपका इंटरनेशनल डोमेन नेम है। इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, इंटरनेशनल डोमेन नेम, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से कौन सा जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज है, और विंडोज़, लिनक्स, डॉस ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो इसमें से जो है कह रहा है, चारों विकल्प में से कौन सा आंतरिक हिस्सा नहीं है? रैम जो है आंतरिक हिस्सा है, मदरबोर्ड ये भी आंतरिक हिस्सा है, वीडियो कार्ड ये भी आंतरिक हिस्सा है, फ्लैश ड्राइव ये आंतरिक हिस्सा नहीं है कंप्यूटर का, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? तो द्वितीय स्मृति जो है, सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये आपका अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द्वितीय स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल क्या है? आपका यूआरएल यहाँ पर, यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, और ये आपका एक तरह से इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज है। यूआरएल जो है ना एक तरह से वेब पेज है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज। नेक्स्ट है, CTRL+V को प्रेस करने पर क्या होता है? तो CTRL+V को प्रेस करने पर सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड पर पेस्ट हो जाती है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें से है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो ऑप्टिकल मार्क पहचान का प्रयोग जो है, यह एक इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग जो है योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन है? यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो है जॉयस्टिक है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? तो ये कुंजी जो है CTRL+Q हो जाएगा, ये वाला। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए CTRL+Q का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ALT+ टैब डैश का एक शॉर्टकट है, तो यहाँ पे जो है खुले प्रोग्रामों के बीच में स्विच करने, तो इसका सही आंसर